Welcome to the second part of the rheumatology session. Rheumatic diseases में बोला जाता है कि बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो ये सच है या जस्ट अ मिथ? हमारी एलोपैथी में ऐसे कहा जाता था सदियों से कि इसका डाइट का कोई रोल नहीं है। अगर जो किताबें, गूगल, ये सारी चीज़ें देखें, गूगल पे तो बहुत लोग जो मन में आए, जैसे जिसका अनुभव हो वो पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप जर्नल्स के पब्लिश्ड आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो उसमें कहीं पे डाइट से कोई ज़्यादा फ़ायदा हो रूमेटिक बीमारी में, बशर्ते गाउट को निकाल दो। गाउट यूरिक एसिड वाली बीमारी है, उसमें 100% उसमें रिलेशन है कि आपने रेड मीट नहीं खाना है, आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने कुछ कुछ खाने नहीं खाने हैं, क्योंकि उससे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है और बीमारी हो जाती है। लेकिन ये एक जनरल टर्म सारी रूमेटिक बीमारियों के लिए नहीं होता। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से यही सिखाया जाता है, हमारी बीमारी का इस खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को आयुर्वेदा के हिसाब से बोला जाता है खट्टा मत खाना, क्योंकि इसको आम बात बोला जाता है, ये मत खाना, वो मत खाना। एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। डाइट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादातर नहीं है मोस्ट ऑफ बीमारी के लिए। हाँ, अगर जो किसी पेशेंट की खुद की टेंडेंसी है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ खाने की एलर्जी होती है, और अगर जो वो उससे उनकी बीमारी की तकलीफ बढ़ रही है तो बेशक वो मत खाइए, क्योंकि फिर वो उसका मतलब ही नहीं है कि आप एक मेरे सेंटेंस को पकड़ के, निचोड़ के, तोड़ मोड़ के, नहीं नहीं डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, अब मेरे को तकलीफ हो रही है तो भी मैं खाऊंगा, ये नहीं करना। कुछ ऐसा है जिसका परहेज करने से rheumatic diseases ना हो किसी को, या अगर है तो बढ़े ना आगे? तो जैसे कि हालांकि अभी मैं बता रहा था, यूरिक एसिड वाली जो गाउट की बीमारी है उसमें तो आपको परहेज करना ही है। तो वो तो एक पूरा, इससे आगे अभी अगर जो मैं विश्लेषण करने जाऊंगा तो फिर वो डिस्कशन अलग ही हो जाएगा, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है। अभी SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, यानी कि लूपस, ये बीमारी जो है इसमें आपको सूरज की धूप से, या तो नदी किनारे जब सूरज हो दिन में आप जाएंगे और सूरज की रोशनी अगर जो पानी को लग के आपको छुएगी, या तो डायरेक्ट दोपहर की गर्म धूप आपके शरीर को लग जाए, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से आपके बॉडी पे रिएक्शन आके ये प्रतिकार शुरू हो जाएगा और आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो ये परहेज है। अगर जो आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर जो वो अंतड़ियों में भी अगर जो सूजन है और अगर जो उसमें खाने का परहेज बताया है, तो वो तो फिर डाइट रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर अगर जो किसी इंसान को इन्फेक्शन बॉडी में हो जाए किसी तरह का, तो रोग प्रतिकारक शक्ति उग्र हो जाती है, और ये उग्र होने की वजह से बीमारी भी बढ़ती है। तो जनरली ये भी होता है कि सीज़न चेंज हो, बारिश में सर्दियाँ ज़्यादा हो जाए, आपको सर्दी खांसी हो जाए, तब भी बढ़ जाता है। आपने बाहर का खाना खा लिया और उसके बाद आपको अगर जो पेट गड़बड़ हो गई और इन्फेक्शन हो गया, तब जाके प्रॉब्लम होगी। तो कुछ चीज़ें, कुछ परहेज़ करने ज़रूरी हैं। जैसे कि 60 साल की उम्र के ऊपर के जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। वही वैक्सीन्स जो हैं ये कम उम्र में भी हमारे पेशेंट्स में यूज़ की जाए। तो 5 साल में एक बार निमोनिया का वैक्सीन लेना है, साल में एक बार फ्लू का वैक्सीन लेना है। ये आपको बाहर अगर जो जाते हैं खाना खाने, तो आपने सिर्फ बॉइल्ड वाटर, मिनरल वाटर यूज़ करना है। कच्ची चीज़ें बाहर की नहीं खानी है। कच्ची चटनी वगैरह जो खाएंगे वो कुक्ड फूड, गर्म खाना खाएंगे ताकि बैक्टीरिया मर जाएं। ये सब परहेज होते हैं। वो बीमारी टू बीमारी हम पेशेंट को सिखाते हैं। एक चीज़ मैं पूछना भूल गई आपसे कि इसका एड्स से कुछ रिलेशन है क्या? एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो चुकी है। इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं हुई है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसमें बीमारियों में
इम्यूनिटी कम नहीं हुई, आपकी इम्यूनिटी ठीक चल रही है, लेकिन गड़बड़ काम कर रही है। आपका रक्षक आपका शत्रु बना है, आपकी इम्यूनिटी कम नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते भी हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दें तो अच्छा होगा, तो मैं उनको हंसते हंसते ये भी कहता हूँ इम्यूनिटी बढ़ जाए तो बीमारी भी शायद बढ़ सकती है, ये सोच लेना। क्योंकि मैं आपकी इम्यूनिटी को जो आपके अगेंस्ट में काम कर रही है उसको शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको छेड़ रहे हो, तो सोते हुए शेर को मत छेड़ो। आर्थराइटिस में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, तो एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें रूमेटिक डिजीज? एक्सरसाइज के बिना तो आपके जोड़ अकड़ जाएंगे पूरे के पूरे। अगर जो आपको आर्थराइटिस है और आपके जोड़ों में सूजन आई थी, उसके बाद मैंने वो सूजन तो आपको दवाइयों से कम कर दी, जो अकड़न रह गई वो वहीं रह जाएगी और उसके बाद वो जोड़ धीरे धीरे चिपक जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, उसके आजू बाजू के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो मसल्स भी ठीक से काम नहीं करते। मसल्स जो है वो काम नहीं करेंगे तो और वो जोड़ को एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। एक्सरसाइज बहुत अहम है और हर रोमैटिक डिजीज़ के पेशेंट को कम से कम हमारे यहाँ तो फिक्स्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंपलसरी एक्सरसाइज उसके आर्थराइटिस के अनुरूप सिखाई जाती है और वो फिजियोथेरेपिस्ट की सिखाई हुई एक्सरसाइज एक उनका जीने का तरीका बन जाता है। उनको रोज़ जैसे खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस तरह से रोज़ अपने शरीर के लिए उतनी एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना कंपलसरी। बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या परहेज उन्हें होता है एंड क्या डिफरेंट हम लोग करते हैं रूमेटिक डिजीजेस में? फैंटास्टिक, बहुत ही अहम सवाल। प्रेगनेंसी प्लानिंग, पेशेंट अगर जो जवान उस उम्र में है, अभी शादी हुई है, फैमिली प्लान करनी है या तो एक बच्चा है दूसरा करना है, जो भी हो, ये हर लड़की को पहली कंसल्टेशन में पूछा जाता है और डॉक्यूमेंट किया जाता है। पेशेंट को फाइल पे छपा है, इंस्ट्रक्शन में बोला जाता है और प्रिस्क्रिप्शन पे भी छपा है कि प्लानिंग करने के पहले हमसे सलाह ज़रूर करना, क्योंकि कुछ बीमारियां जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ सकती है। सबसे पहले बीमारी कंट्रोल में है तो ही प्रेगनेंसी प्लान करें। उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में अलाउड ही नहीं हैं, क्योंकि उससे बच्चे को हानि हो सकती है। माँ को तो जो होगी वो होगी ही, जो बच्चा इतनी छोटी सी जान है उसको, उसकी जान को धोखा हो सकता है, या तो उसके ऊपर इतना ख़राब असर होगा कि उसको कोई डिफेक्ट हो सकता है और हैंडीकैप्ड हो सकता है। इसीलिए हमें कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी के कुछ महीनों पहले बदलनी पड़ती है, कुछ दवाइयाँ बंद करके उसकी जगह दूसरी दवाइयाँ जो माइल्ड हों, हल्की हों, वो देनी पड़ती है, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना औरत को प्रेगनेंसी में हो ना उसके बच्चे को। और ये हम हर पेशेंट को बताते हैं। अगर जो गलती से औरत प्रेग्नेंट हो जाए और ऐसी कोई दवाइयाँ हानिकारक उनको चालू हों, तो उन्होंने ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना खतरे से खाली नहीं है, ये डेंजरस है। हम उनको पहले भी समझा देते हैं और ऐसी कोई दवाई चालू तो हम बोलते हैं ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग में वैसा ही है, बच्चे को जब दूध पिला रहे हैं तो माँ के दूध से बच्चे को ये दवाइयाँ, केमिकल्स जा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ कुछ ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें हमको मॉनिटर करनी पड़ती हैं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल, पेशेंट को पता कैसे लगेगा कि अब मुझे र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या कब मुझे र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है? पेशेंट को अगर जो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लंबा जवाब है। तभी मैंने आखिरी में पूछा है। बैंड बजा दी मेरी। सबसे पहली चीज़ तो ये, नेचुरली अगर जो पेशेंट को जोड़ों की तकलीफ है, आप ये याद रखिए कि ये ऑर्थोपेडिक बीमारियां नहीं। पेशेंट आम तौर पे यही समझता है
कि अगर जो हड्डियों में जोड़ों में दर्द है तो मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तब जाना है जब फ्रैक्चर हो, और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तब जाना है जब जोड़ हद से ज़्यादा खराब हो गया हो और उसके बाद बस बदलने की देर है। ये काम जो है ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का है, बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम नहीं, बाकी मेडिकल काम है सब। और ये मेडिकल काम रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी तकलीफ़ें, जैसे कि मैंने सबसे पहले सवाल में कहा था, सारे मसल्स, बोन्स, जोड़, इनमें जो भी बीमारियां आती हैं उनको जब तक हो सके दवाइयों से ट्रीट करना है और उनको आगे बढ़ने से रोकना है और उनको ठीक कर देना है। उनको ना कि खराब होने दो और फिर कटाओ। ये अच्छा आप कटा भी लो, चलो एक आर्थराइटिस में आपका एक घुटना खराब हुआ, लेकिन बॉडी में जोड़ तो 59 है, सॉरी 69 है, और अगर जो आपका एक जोड़ खराब हुआ आप उसको बदल लो, बाकी के जोड़ का क्या करोगे? मतलब कितने जोड़ का ऑपरेशन करोगे? 2 कंधे, 2 कलाई, 2 घुटने, 2 हिप जॉइंट, कितने ऑपरेट करोगे? ये सारी बीमारियां जो हैं ये रूमेटोलॉजिस्ट के काम की हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन के काम की ही नहीं है। ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर जो आपको बुखार आता है, बॉडी पे रैशेज आते हैं, कुछ अनायासी आपको कोई विचित्र चीज़ें होती हैं जो आपका फिजिशियन कहता है कि ये इन्फेक्शन नहीं है, आपको बुखार आया है लेकिन मैंने मलेरिया का टेस्ट कर लिया, टाइफाइड का टेस्ट कर लिया, निमोनिया का टेस्ट कर लिया, आपको ये तकलीफ़ें नहीं है, तब जाके ये सोचने लगो कि कहीं मुझे कोई रोमैटिक बीमारी, कोई बात तो नहीं है। अगर जो आपको धूप में जाते हैं और रैशेज आने लगते हैं तो ये हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे। अगर जो स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि नहीं नहीं ये सन एलर्जी है, तो शायद हमारी लाइन की बीमारी है। अगर जो आपके बॉडी पे विदाउट सन एलर्जी, बुखार, साथ में रैशेज, कमज़ोरी आने लगे, आप उठ नहीं पा रहे, जोड़ों में सूजन नहीं है लेकिन मसल्स में तकलीफ है, तो भी आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये पहचानना किसी पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि ये रोमैटिक बीमारी है, लेकिन जो रूटीन डॉक्टर से समझ ना पाए कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब जाके आपको रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना है। लेकिन 100% अगर जो जॉइंट पेन्स, हड्डियों में पेन्स, चलने में तकलीफ, ये सब हो रहा है तो ये रूमैटिक बीमारियां हैं, इनके लिए रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौशिक बजानी। थैंक यू।